हाँ, ये जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था इसको स्टार्ट करते। ये क्वेश्चन था कि साइक्लिस्ट ट्रैवल 360 मीटर इन 2 मिनट्स, तो उसकी स्पीड क्या होगी। एक साइक्लिस्ट अगर 360 मीटर अगर ट्रैवल कर रहा है तो 2 मिनट में उसकी स्पीड क्या होगी। ऑप्शन ये है 180 ms वन रेस टू -1। कौन सा रहेगा। फर्स्ट तक वन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उसका पहले कॉन्सेप्ट है कि स्पीड डिफाइन होता है रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द टाइम इन विच डिस्टेंस कवर जो हो जाएगा। ऐसा ही जो यूनिट है उसका तो वह ms रेस टू -1 है, जहाँ पर 4 टाइप की स्पीड होती है, यूनिफॉर्म, एवरेज, वेरिएबल स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो मैथमेटिकली स्पीड क्या होता है हमारे पास, जो फॉर्मूला जो हम ट्रेन के टाइम भी यूज करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पर जो है तो यहाँ पर हमारे पास दिया है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो हुआ साइकिल के तौर पर की तरफ से, तो वो 360 मीटर हुआ डिस्टेंस हमारे पास है। और टाइम पीरियड 2 मिनट है, तो 2 मिनट को 2 × 60 करना है सेकेंड में लाने के लिए, तो 60 लगाना होगा, तो जो हो जाएगा 120 सेकेंड। अब हमको मालूम है कि स्पीड होती है बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम के। बोलो समझ में। तो फिर क्या रहेगा इसका 360 अपॉन जो है तो 120 रहेगा, तो ये हो जा रही है डिवाइडेशन के बाद 3 ms रेस टू -1। तो इस तरह से ये इसका आ जाएगा। ये तो क्वेश्चन नंबर 77। साइकिलिस्ट ट्रैवल कर रहा है 360 मीटर इन 2 मिनट्स में, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब भी स्पीड पूछता है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाले के हिसाब से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज 20 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्केव मिरर कुड द ऑब्जेक्ट प्लेस टू प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। 14 40 का। और उसके अलावा तो उसका चेक करते हैं। कॉन्सेप्ट उसका क्या है कॉन्केव मिरर का, कि रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस होता है इनर सरफेस से स्फेरिकल मिरर से। तो मिरर जो रहेंगी तो कॉन्केव मिरर कहलाएगी। इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। डिपेंड ऑन द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज में भी रियल और वर्चुअल भी हो सकती है। इमेज इमेज इरेक्ट या इन्वर्टेड भी हो सकती है। इमेज में भी मैग्नीफाइड और डी डायमनिज भी हो सकती है। तो यहाँ पर वाइडली यूज जो है वह है कि शेविंग मिरर्स, जिसको कहा जाएगा डॉक्टर्स हेड मिरर, ये भी कहा जाता है। वाइडली यूज जो मिरर्स होते हैं कॉन्केव में। अब इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि इन कॉन्केव मिरर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस जो फॉर्म होते हैं ऑब्जेक्ट में, तो वो इस तरह से होते हैं कि एट द इंफिनिटी, फिर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द प्रिंसिपल एक्सिस, एट द प्रिंसिपल फोकस, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल। जो कि ये इसके अंदर पूरा आया हुआ है। ये पोल है, फोकल पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पैरेलल रेस ऑफ राइट, और फोकल लेंथ, रेडियस आर कर्वेचर का ओसी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है इसके हिसाब से कि फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर की 20 सेंटीमीटर दी हुई है। फोकल लेंथ फोकल लेंथ कहाँ पर है, यहाँ पर ये एफ वाली क्वेश्चन में हमारे पास दी हुई है। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। और हमको क्या देखना है कि डिस्टेंस कॉन्केव मिरर का ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस जो होगा वर्चुअल इमेज के क्या रहेगा। तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में यह है कि वर्चुअल इमेज ये फॉर्म होती है जब ऑब्जेक्ट प्लेस होता है बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल। वर्चुअल इमेज कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट प्लेस होता है दरमियान में प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में। यहाँ पोल का है हमारे पास, ये है पोल ओ। और और उसके बाद में प्रिंसिपल फोकस कहाँ पर आ रहा है, ये एफ।
प्रिंसिपल फोकस, इसके दरमियान में जो है पोल एंड फोकल पॉइंट के, तो उसे कहा जा रहा है वर्चुअल इमेज। अब हमें पता है कि फोकल लेंथ क्या होता है, कि डिस्टेंस होता है बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। फोकल लेंथ क्या होता है, पोल और फोकल प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है। अब हमें पता है कि फॉर्म अ वर्चुअल इमेज, जब वर्चुअल इमेज बनती है कॉन्केव मिरर में, तो ओनली कंडीशन रहेंगी कि जब ऑब्जेक्ट प्लेस होगा फोकस एंड पोल ऑफ मिरर के, तभी वो बनेगी वर्चुअल। उस वजह से, तो इस वजह से फोकल लेंथ अब गिवन 20 है, तो 20 को आधा कर दिए, तो वो हो गया 10 सेंटीमीटर करेक्ट। तो ये इस तरह से था, मतलब जब भी, अब ये तो थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप उसको डायरेक्ट हाफ कर सकते हैं। दस द करेक्ट आंसर इज 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर उसका ये बनाया हुआ है फोकल लेंथ यू एफ आर निगेटिव और वी जो है तो पॉजिटिव है। और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसके बेस पर कि दिस इज अ रे डायग्राम फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर एट डिफरेंट पोजीशन। रे डायग्राम कैसे बनेगा, तो इन्फिनिटी पर फोकल फोकस जो रहेगा रियल इन्वर्टेड और डायमेंशन पे, तो यू इन्फिनिटी रहेंगी, इस तरह से रे डायग्राम बनेगा। बियॉन्ड सी, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जिसको इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट क्या आया, अब अगर जिसने पूरा नहीं भी समझा हो, तो डायरेक्ट डायरेक्ट ये इमेज के लिए मतलब एक डायग्राम है कि जिसमें बताया जाता है कि वर्चुअल इमेज क्या होती है। वर्चुअल इमेज तब बनती है प्रिंसिपल फोकस और पोल के दरमियान का डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ। तो हमें कहाँ पर वर्चुअल, इसमें कहाँ पूछा गया था क्वेश्चन में कि डिस्टेंस क्या रहेगा कॉनकेव मिरर का, ऑब्जेक्ट प्लेस अगर होगा प्रोड्यूस करने वर्चुअल इमेज, यहाँ पर वर्चुअल आया था। तो इस तरह से जब भी वो कॉनकेव के हिसाब से, कॉन्वेक्स भी होती है फिर एक मिरर, तो कॉनकेव के एतबार से याद रखना है कि वर्चुअल इमेज जो फॉर्म होगी वो डिस्टेंस होगा बीच में दरमियानी, और उसको फिर डायरेक्टली आप हाफ कर देंगे, तो वो एक्यूरेसी उसमें बढ़ जाएगी। उसके बाद में है क्वेश्चन, व्हेन अ बार मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट द आयन डस्ट स्टिक्स। तो ये क्या हो जाएगा, मोस्टली नियर टू एंड्स। ये हमने मगरिब से पहले पार्ट 1 में किया था कि दोनों एंड्स के मोस्टली नियर वो आएगा। नेक्स्ट है फोर्थ फोर्थ राइट। उसके बाद ए बी सी डी हमारे पास में दिए थे मीडिया, एयर वाटर आयन वैक्यूम। तो यहाँ पर पूछा था कि स्प्रेड जो होगी साउंड लीस्ट और या तो लीस्ट में एयर और मैक्सिमम में आयन, ये था उसी तरह से। नेक्स्ट था, ये वाला क्वेश्चन है कि एक टीचर ने पुट रखा एक लीफ को टेस्ट ट्यूब में और उसको एक स्प्रिट, पुट स्प्रिट अल्कोहल इसमें डाला। तो ना ही हीट्स द टेस्ट ट्यूब टिल ऑल द ग्रीन कलर कम्स आउट, जब तक वो उसको हीट करेंगे तब तक वो ग्रीन कलर कम्स आउट ना हो जाए। देन ही टेक्स आउट द लीफ एंड पोर सम आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट। फिर उसमें कुछ वो आयोडीन का छिड़काव करेंगे। द स्टूडेंट्स राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन देयर नोटबुक, द लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर, द लीफ कंटेन्स स्टार्च। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, ए ऑब्जर्वेशन है, बी इन्फेरेंस है, ए इन्फेरेंस है, बी ऑब्जर्वेशन, बोथ ए एंड बी आर ऑब्जर्वेशन, बोथ ए एंड बी आर इन्फेरेंसेस। इसको हिंदी में भी पढ़ लीजिए जिसने हिंदी में नहीं पढ़ा। तो ये उस फर्स्ट रहेगा। पर एक बार एक बताइए सर। क्वेश्चन बतलाना है। इससे पहले हमको समझना होगा कि क्या होता है इन्फेरेंस और ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ऑब्जर्वेशन इज द एक्टिव एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्राइमरी सोर्स इन लिविंग बीइंग। ऑब्जर्वेशन एम्प्लॉय होता है सेंसेस, और साइंस ऑब्जर्वेशन ऑल्सो इन्वॉल्व होता है परसेप्शन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा। किसके थ्रू,
via the use of scientific instruments. The term may also refer to any data collected during the scientific activity. इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन. The term may also refer, ये शॉर्टकट है, any data collected during the scientific activity. जो भी डेटा हम कलेक्ट करेंगे साइंटिफिक एक्टिविटी में वो ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, मुशाहिदे में. लेकिन अब इन्फेरेंस जो है, इन्फेरेंस क्या होगा? ये एक लॉजिकल कंक्लूजन होगा बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस के, पिछले तजुर्बे के बुनियाद पर. ये क्या होगा? कंक्लूजन होगा, ऑब्जर्वेशन के बुनियाद पर भी और नॉलेज के बुनियाद पर भी. प्रीवियस एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, नॉलेज, लॉजिकल कंक्लूजन है ये. इट इज एन एजुकेटेड एजुकेटेड गेस. ये एजुकेटेड एक गेस है. इन्फ्रेंस कैन लीड अस टू हाइपोथेसिस. इन्फ्रेंस जो है तो हमें हाइपोथेसिस, कयास आरआई की तरफ ले जाता है. अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दिया हुआ है कि यहाँ पर स्टूडेंट डायरेक्टली देख रहे हैं लीफ को टर्निंग इनटू ब्लू ब्लैक कलर. तो क्या कर रहे हैं? सिर्फ देख रहे हैं, देख रहे हैं. hence it can be considered as an observation. तो इसको क्या मुराद पाया गया कि ऑब्जर्वेशन है. as the students have acquired some information using their eyes. उनकी आंखों से उन्होंने ये जो इंफॉर्मेशन है उसको हासिल किया. which is one of the 5 sensors. इसमें क्या हुआ कि 5 सेंसर्स का इस्तेमाल हुआ. और उसके बाद है कि whereas the conclusion of leaf containing starch is an inference. ये इन्फेरेंस क्यों है? क्योंकि बिकॉज इट इज नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व. ये डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया गया स्टूडेंट से, बट इट इज कंक्लूडेड. लेकिन ये कंक्लूडेड हुआ डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन पर, क्योंकि ये जो था प्रीवियस एक्सपीरियंस पर बुनियाद पर डिपेंड था. कंक्लूजन बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशन एंड नॉलेज, इसकी डेफिनेशन में. तो उस वजह से दे मेड एज द लीफ टर्न्स इनटू अ ब्लू ब्लैक कलर. तो उन्होंने खुद नहीं किया, लेकिन चूंकि उन्होंने उसको कंक्लूड किया ऑब्जर्वेशन पे पिछले बुझाई से, तो उस वजह से ये इन्फ्रेंस में काउंट हो गया और ए ऑब्जर्वेशन में हो गया. तो फिर से ऑब्जर्वेशन क्या है कि कलेक्टेड डेटा इन साइंस एक्टिविटी, वो देख रहे थे, उन्होंने खुद प्रैक्टिकल नहीं किया, तो ऑब्जर्वेशन को एक मुशाहिदे के तौर पे वो एक्वायर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन उनकी आंखों से कि क्या क्या चीज़ें हो रही है. तो डेटा कलेक्शन हो रहा है, इसलिए ऑब्जर्वेशन हो गया. और इन्फ्रेंस पिछले एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन नॉलेज से कंक्लूजन पर पहुंचना. तो उनको कंक्लूजन ये मिला कि ब्लू ब्लैक कलर का हो रहा है लीव, तो वो हो गया इन्फ्रेंस. तो दोनों के डेफिनेशन के बुनियाद पर ये क्वेश्चन पूछा गया था. तो यहाँ पर वो हो जाएगा Option 1. तो उसका हो गया 81 का फर्स्ट, ए ऑब्जर्वेशन, 20 इन्फ्रेंस. उसके बाद में था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ साइंस फेयर इन स्कूल. तो ये क्या इसका उद्देश्य है? स्टूडेंट का इंटरेस्ट बढ़ाना साइंस में. तो ये सही जवाब है. उसके बाद में है 83, एडेप्टिंग द साइंस करिकुलम एज पर द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट इंश्योर क्या करता है? तो कंटेंट वैलिडेशन को करता है वो, हिस्ट्रिकल वैलिडेशन नहीं. या कॉग्निटिव है? कॉग्निटिव. वैलिडेशन से याद रखने और कॉग्निटिव जानने वाला, संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक वैधता. तो थर्ड उसका सही है. उसके बाद में है 84, क्लास 7th का टीचर प्लान कर रहा है टास्क स्टूडेंट को क्लासिफाई करने 25 प्लान. तो इसमें कौन सी हिकमत अमली वो सपोर्ट करेगा इंक्वायरी टीचिंग? ईवीएस में ज़्यादातर, हाँ, तो ईवीएस में ज़्यादातर फील्ड ट्रिप शो प्लांट में आता है, लेकिन ईवीएस में फील्ड ट्रिप्स को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उसमें एक्सपेरिमेंटेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं होता. लेकिन यहाँ पर शो प्लांट्स, तो प्लांट देखने को जब जा रहे हो फील्ड ट्रिप पर, तो वहाँ पर सिर्फ वो देख रहे होंगे, प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे होंगे. अब यहाँ पर है कि टीचर अलाउ कर रहा है इस स्टूडेंट को क्लासीफाई करने. अब क्लासीफाई के हिसाब से वो क्या कर रहे हैं? वर्गीकृत करने और विचार विमर्श करने. तो यहाँ प्रैक्टिकल के तौर पे उनकी एक्टिविटी हो रही है, तो उस वजह से वो थर्ड है. उसी तरह से 85 का है कि असर्शन और रीजनिंग वाला, स्कूल साइंस टेक्स्ट बुक्स नीड टू इंक्लूड एपिसोड फ्रॉम हिस्ट्री. हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज इन साइंस इंपॉर्टेंट फॉर अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस. तो इसमें क्या रहेगा करेक्ट? साइंस में हिस्ट्री को भी मिला दो बोल रहे हो, नीड टू इंक्लूड एपिसोड्स फ्रॉम हिस्ट्री.
और हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट आइडिया क्या होगा कि साइंस में इंपॉर्टेंट है होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस के लिए। तो इसमें से क्या है? हिस्ट्री और साइंस। First one. उसका है सेकेंड। सेकेंड है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन ये नहीं निकलता कि हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट आइडिया साइंस में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि है नहीं। और ये स्कूल साइंस टेक्स्ट बुक्स नीड टू इंक्लूड के घटनाओं का सम्मिलित होना चाहिए पर बात हो रही है, होना चाहिए। तो उस वजह से उनका जो राय फीडबैक है तो वो सही है एक हिसाब से, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन ये नहीं निकलेगा कि विज्ञान की पूर्ण समझ के लिए। तो ऐसा नहीं कि अभी वो नहीं समझ पा रहे, पूर्ण समझ के विकास के लिए विज्ञान की अवधारणाओं का ऐतिहासिक विकास समझना महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट। तो ये प्रेजेंट की बात है, ये फ्यूचर की बात हुई पहले। तो एक सजेशन और राय में रखा गया तो वो हिसाब से वो सही हो गया। और दूसरा ये था कि पूर्ण विकास, तो यानी कि अब तक नहीं हो रहा है, तो प्रेजेंट की चीज को वो निगेटिव आ जाएगा बिल्कुल। तो ये उससे रिलेटेड नहीं है, हालांकि दोनों जो है तो सही है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन वो नहीं मिलता। आंसर कौन सा राइट है? उसका सेकंड वाला राइट है। सेकंड मतलब वही कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन मतलब जो आर है तो उसका ए का रीजन नहीं है, मतलब अभी नहीं हो रहा, रीजन में अगर उसको रखेंगे तो वो नहीं होगा। और ये हिसाब से मतलब पूरा समझ में आ जाएगा, समझना महत्वपूर्ण है, ये सही बात है, लेकिन उससे जुड़ता हुआ नहीं है। तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ऐसे देते हैं वो कि उसको इंडिविजुअल लेवल पे ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो उसमें ऐसा करना पड़ता है कि असर्शन को पहले पढ़ लेना है और देखना है कि सही है क्या गलत। तो आपको लग रहा है सही है तो उसको टिक कर दिए, सपोज, मतलब माइंड में, पेपर पे नहीं। उसके बाद हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट ऑफ आइडिया इन साइंस इज इंपॉर्टेंट फॉर अ होलिस्टिक, तो इसमें देखना है कि स्टेटमेंट सही है क्या। तो आपको लगा हाँ ये बात भी सही है, तो ये सही है। अब इसको री रीड करना है पहला वाला, कि बिकॉज लगा देना है यहाँ पर, साइंस बिकॉज स्कूल साइंस। तो बिकॉज लगाने पे जब आप पढ़ेंगे इसको, तो जब आपको लग जाएगा कि इससे रिलेट कर रहा है या नहीं, तो उसमें फिर समझेगा कि इसमें फिर वो नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ एक राय के तौर पे थे दो। उसके बाद है, जी सर। हाँ, 86 के विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग असेसमेंट इन साइंस। साइंस में जांच के लिए कौन सा सही है? पहला है स्टेटमेंट कि सेम टाइप ऑफ टास्क शुड बी गिवन टू ऑल स्टूडेंट फॉर ऑब्जेक्टिविटी एंड पैरिटी। तो इसका मतलब क्या है? वस्तुनिष्ठता और समतुल्यता के लिए सभी विद्यार्थियों को एक ही प्रकार के कार्य देने चाहिए। दूसरा है कि यूज ऑफ करेक्ट साइंटिफिक वोकेबलरी शुड बी द ओनली क्राइटेरिया ऑफ आंसर्स। के दूसरा है कि उत्तरों के मूल्यांकन में सही वैज्ञानिक शब्दावली का उपयोग एकमात्र मानदंड होना चाहिए। और तीसरा है कि स्टूडेंट जस्टिफिकेशन ऑफ देयर रिस्पॉन्स शुड बी पार्ट ऑफ असेसमेंट, के विद्यार्थियों का अपने उत्तरों के लिए दिया गया तर्क मूल्यांकन का एक आधार होना चाहिए। तो सिर्फ ए है, बी है, या ए भी दो है, या ओनली सी है? सी है सर। तो देखते हैं, उसका है फोर्थ, 86 का है फोर्थ, फोर्थ में सी, जो आपका जवाब है वो बिल्कुल सही है, सी, ओनली सी। के यूज ऑफ करेक्ट, सी जो है तो ये है स्टूडेंट्स जस्टिफिकेशन ऑफ देयर रिस्पॉन्स शुड बी पार्ट ऑफ असेसमेंट। कि उसमें हिंदी में क्या था, विद्यार्थियों का अपने उत्तरों के लिए दिया गया तर्क मूल्यांकन का एक आधार होना चाहिए। तो ये आ रहा है सही। उत्तरों के मूल्यांकन में सही वैज्ञानिक शब्दावली का उपयोग एकमात्र, तो यहाँ एकमात्र ही मानदंड होना चाहिए, एकमात्र से वो हो गया निगेटिव ओनली क्राइटेरिया। और पहले में क्या था, सेम टाइप ऑफ टास्क, तो सेम टाइप ऑफ टास्क सबको, सभी विद्यार्थियों के लिए एक ही प्रकार के कार्य, तो एक ही प्रकार के कार्य सबको सम्मूल्यता के लिए नहीं दिए जाएंगे, तो इस वजह से सिर्फ केवल सी हो गए। नेक्स्ट है 87, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द नेचर ऑफ साइंस। नेचर ऑफ साइंस इसमें से किसमें डिस्क्राइब होगा? साइंटिफिक नॉलेज इज टेंटेटिव, टेंटेटिव मीनिंग अस्थाई है, मतलब अस्थाई है, चेंज होते रहेगा, टेंटेटिव। जैसा बोलते हैं ना कि टेंटेटिव डेट इसकी ये रहेगी एग्जाम की, तो टेंटेटिव मतलब वो फिक्स नहीं है बिल्कुल भी, चेंज हो सकती है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आर प्लेजिबल, प्लेजिएबल,
क्लैसिफिएबल, तो इसका मतलब क्या है कि वैज्ञानिक व्याख्या खंडन योग्य होती है। क्लैसिबल खंडन, खंडन योग्य, जांच पड़ताल टाइप में कुछ आ रहा है वो। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्क्राइबिंग द वर्ल्ड अराउंड अस, ये प्रोसेस है कि आसपास की दुनिया का व्याख्या करने का प्रयास, यह ज्ञान का परम भंडार है, बॉडी ऑफ अल्टीमेट नॉलेज। तो ए बी सी बी सी डी सी डी ए डी ए बी, सर कौन सा? CDA यानी थर्ड। थर्ड सी डी ए। 87 का है फर्स्ट, और फर्स्ट हो रहा है ए बी और सी, डी नहीं है। बॉडी ऑफ अल्टीमेट नॉलेज नहीं है, मतलब नेचर ऑफ साइंस अभी हाँ फिर से पढ़ना है। इट इज नॉट अल्टीमेट बॉडी, अल्टीमेट नॉलेज की बॉडी नहीं है। बाकी इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्क्राइबिंग द वर्ल्ड अराउंड अस, ये सही है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन खंडनेबल, मतलब उस पर रिसर्च की जा सकती है, तो ये सही है। उसी तरह से हमारी साइंटिफिक नॉलेज टेंटेटिव है, मतलब जैसे कि रिसर्च, जब जैसे ही रिसर्च होती है फिक्स नहीं होती है कि साइंस ने जो बोल दिया वही रहेगा, तो वो चेंज भी हो सकता है उसका, कि इसका ये था मतलब एक्सप्लेनेशन, या फिर उसकी रिसर्च के बाद ये हुआ, तो ये टेंटेटिव है। उसी तरह से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो लेवल इंटरवेंशन, ये इसको थोड़ा लगा दीजिए। इसमें से कौन सा माइक्रो लेवल इंटरवेंशन एम हुआ है कि इम्प्रूव करने टीचिंग लर्निंग ऑफ साइंस इन मिडिल स्कूल्स, इनिशिएटेड ड्यूरिंग द लेट 1970 सेंचुरी। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। हाँ, तो उसको औरंगाबाद से होशंगाबाद याद रख लीजिए, होशंगाबाद साइंस टीचिंग प्रोग्राम। उसी तरह से है। फर्स्ट रहेगा। हाँ, इसको चेक करते हैं एक मरतबा। हाँ, उसका फर्स्ट है, फर्स्ट होशंगाबाद साइंस टीचिंग प्रोग्राम, HSTP, इससे याद रखना है। उसी तरह से है क्वेश्चन, टीचिंग साइंस। एक बार क्वेश्चन, जी क्या बोले? क्वेश्चन सर क्वेश्चन हाँ, क्वेश्चन, क्वेश्चन में एक, बतलाइए एक बार। नेशनल लेवल इंटरवेंशन। which of the following which of the following is micro level intervention aimed at improving the teaching learning of science middle schools initiated during the late 1970s? इसको हिंदी में पढ़ लीजिए। माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 1970 के पूर्वार्ध में निम्न में से किसे समुख स्तर स्तर पर सम्मिलित किया गया? ये उसका सवाल था। टीचिंग साइंस थ्रू डिस्कवरी, टीचिंग साइंस किस डिस्कवरी से होगा? फोकसेस ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, फोकसेस ऑन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, और इसी तरह टीचर सेंटर्ड अप्रोच, मेमोरी बेस्ड अप्रोच। प्रोसेस ऑफ लर्निंग सेकंड। तो 89 का चेक करते हैं, उसका सेकंड बिल्कुल सही जवाब है। फोकसेस ऑन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग रिजल्ट ओरिएंटेड में नहीं आ रहा है वो। प्रोडक्ट, टीचिंग साइंस डिस्कवरी के थ्रू, और टीचर सेंटर्ड अप्रोच भी नहीं है, मेमोरी तो नहीं है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग। उसी तरह से 90 साइंस टीचर ऑफ क्लास 7 आस्क करता है स्टूडेंट से कि मेजर करना है बॉडी टेम्परेचर 10 पीयर्स का, उसके 10 साथियों का, रिकॉर्ड करना है उनका ऑब्जर्वेशन। तो ये प्रोसेस स्किल असेस किसमें होंगी, किस एक्टिविटी में आएगा? ऑब्जर्विंग, एक्सपेरिमेंट। कंट्रोलिंग वेरिएबल, इन्फेरिंग, एक्सपेरिमेंट। तो ये कौन सा है? फर्स्ट, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। तो इसमें साइंस में ज़्यादातर एक्सपेरिमेंटेशन को ही वैल्यू दी जाती है, तो एक्सपेरिमेंट से याद रखना है। तो उसका फर्स्ट जवाब सही है। तो साइंस का ये 3 तारीख का पेपर ये खत्म होता है।